लास्ट टाइम हम लोग जब मिले थे तो मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वो सारे आपको डिटेल उसके फैक्ट्स दिए थे जो किसी कमीशन के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात और मध्यकाल में तुर्कों के आगमन से पहले का जो पीरियड है वो भी हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। इस पीरियड की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, कुछ आर्थिक परिवर्तन हुए, कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए। राजनीतिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के बाद एक बड़ा या शक्तिशाली साम्राज्य उत्तरी भारत में हमें नजर नहीं आता, एक्सेप्शन छोड़ देते हैं हम हर्षवर्धन को। इसी प्रकार से आर्थिक परिवर्तन हुए। मैंने पिछली बार भी शायद आपको यहाँ बताया था कि जो मध्यकाल की विशेषता है, वो मध्यकाल की विशेषता ये है कि उसमें जागीरदारी प्रथा आरंभ हुई। बड़े बड़े विभाग जो है वो क्या होता था कि अधिकारियों को वेतन की जगह वो भूभाग दे दिए जाते थे। वो भूखंड उनके होते थे, उसका कर वसूल करना, उसमें शांति व्यवस्था स्थापित करना, उसकी शासन व्यवस्था देखना, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? जिसको वो भूखंड मिलता था। ये जागीरदारी प्रथा का आरंभ था। और हम देखते हैं कि 5th और 6th सेंचुरी जो हमारी है ईस्वी, इसमें क्या है, इसमें ये भूदान जो है या बड़े बड़े भूखंड देना, ये बहुत तेज़ी से फैलता चला गया, इसका विस्तार होता चला गया। क्या हुआ? अधिकारियों को वेतन की जगह क्या देना? भूखंड देना। इस भूखंड देने से क्या होता था कि उनको सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि इससे जो इनकम होती थी वो उनकी सैलरी का बदल होती थी। और यही नहीं, बल्कि वो उस भूखंड की शासन व्यवस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होती थी। ये यहाँ से ये जागीरदारी प्रथा आरंभ हुई। इसलिए अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मध्यकाल की विशेषता जो है वो क्या है? जागीरदारी प्रथा है। हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी से आरंभ होता है और 6वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता चला गया। इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि अब किसान और सरकार के बीच में एक तरह से जो बिचौलिया है, वो एक पूरा नया सेक्शन जो है वो उभर कर आया, जो इससे पहले नहीं होता था। ये जो बिचौलियों का सेक्शन था, इसके द्वारा धीरे धीरे हम देखेंगे बाद में क्या होता है कि इसके द्वारा भी शोषण आरंभ होता है। यही बड़े बड़े फीस जो जागीरदार है, जमींदार जो होते थे, उसी में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब कोई ये ब्रिटिश पीरियड आता है तो ब्रिटिश पीरियड में यही वो लोग थे, वो ग्रुप था, वो सेक्शन था सोसाइटी का कि जो फिर ब्रिटिश के लॉयल वफादार से तो ये मध्यकाल की विशेषता है। इस पीरियड में आज में जो मैं आपको बताऊँगा, इस जो हर्षवर्धन है, मैंने कहा था कि इस पूरे पीरियड में केवल एक हर्षवर्धन हमें एक ऐसा मात्र एग्जाम्पल मिलता है कि जिसने उत्तरी भारत को क्या किया था? यूनाइट किया उसने। और उसने एक उत्तरी भारत के अंदर, वेस्टर्न भारत के अंदर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन के ऊपर हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। उसके से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए कि जिस प्रकार से हर्षवर्धन ने जो साम्राज्य स्थापित किया और जो उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ थीं वो हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे उसके स्रोत, सोर्सेज, हर्षवर्धन के काल के ऐतिहासिक स्रोत। इसमें महत्वपूर्ण नाम है बाणभट्ट का। बाणभट्ट, इससे पहले भी ये नाम आया है। इसकी बहुत प्रसिद्ध हर्षचरित है, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा। इसमें क्या है? इसमें हर्षवर्धन के जन्म से लेकर और राज्यश्री के खोजने तक का सारा विवरण हर्षचरित में हमें मिलता है। यानी बाणभट्ट क्या है? इसमें हर्षवर्धन के जन्म से लेकर और राजश्री जो इसकी बहन थी, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसके खोजने तक का सारा विस्तार से जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसी प्रकार से बाणभट्ट की एक और पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी ये संस्कृत का एक बेहतरीन नॉवेल है बेसिकली। इसके अंदर हम देखते हैं कि हर्षकालीन सामाजिक, आर्थिक और स्पेशली आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विवरण हमें इसके अंदर मिलता है। ये नॉवेल है, परंतु इसमें हर्ष काल का हमें सामाजिक और आर्थिक इतिहास इसमें मिलता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें दूसरा एक और ऐतिहासिक ग्रंथ है
ये बौद्ध ग्रंथ है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये नाम मैंने लिखवाया था, एक बार बोला था। किसने सर लिखा? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भी हर्षकालीन घटनाएं हमें मिलती हैं। सर इनका क्या है ग्रंथ? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। जी किसका? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसमें हर्षकालीन घटनाएं हमें मिलती हैं। खुद हर्षवर्धन जो है, वो मैंने आपको बताया था एक बार कि हर्षवर्धन भी उन सम्राटों में से है कि जो स्वयं साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार थे। हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, उनके नाम आप लिख लीजिए। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। रत्नावली और नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 क्या हैं? ये 3 उसके हर्षवर्धन के नाटक हैं। इन नाटकों में भी उस काल के हमें सांस्कृतिक और सामाजिक बहुत सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ इनसे पता चलता है। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में आपको याद होगा कि 671 में इत्सिंग जो यात्री था वो आया था। ये नाम इससे पहले आपने लिखा था, याद ही नहीं याद है? इत्सिंग या आइसिंग भी उसको बोलते हैं। इत्सिंग ये 671 में भारत आया था और हुएनसोंग ये भी हर्ष के काल में यहाँ आया था और ये 16 वर्ष के अंदर। इत्सिंग और हुएनसोंग की एक उसने अपना यात्रा विवरण छोड़ा है, ग्रंथ है, उसका नाम है सी यू की। ये उसका यात्रा विवरण है। इसमें उसने यात्रा के दौरान भारत में क्या देखा हर्षकाल में, उसका विवरण दिया है। इस सीयूकी के आधार पर हुएनसोंग का एक शिष्य है जिसका नाम लिखे है हुई ली। ये हुएनसोंग का कौन है? हुएनसोंग का ये शिष्य है। इसने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। किसके आधार पर लिखी है? सीयूकी के आधार पर। इसकी यात्रा विवरण लिखे आधार भाई हुएनसोंग ने लिखा, सीयूकी लिखा, बाद में उसका एक शिष्य था, उसने उस विवरण के आधार पर हर्षवर्धन की क्या लिखी? जीवनी लिखी उसने। इसके अतिरिक्त उसके इस काल के स्रोतों में अभिलेख हैं। 2-3 अभिलेख देखे। एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो 1894 में शाहजहांपुर से मिला। ये बांसखेड़ा का अभिलेख कहलाता है। लिख लीजिए, बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख जी, बांसखेड़ा। ये शाहजहांपुर से मिला है 1894 में। इसमें हर्षकालीन, इसका आगे आप लिख लीजिएगा, हर्षकालीन 1894 में शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ। इसमें हर्षकालीन अनेक प्रदेशों, पद अधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसके अलावा हर्ष वंशावली भी इसके अंदर हमें मिलती है। इसमें बांसखेड़ा के अभिलेख में, बांसखेड़ा के अभिलेख में हर्ष की वंशावली भी मिलती है। ये अभिलेख सर अब भी होगा? अब वो अभिलेख? हाँ, ये सब प्रिजर्व हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राज्यवर्धन की हत्या का भी विवरण है। बहुत डिटेल जानकारी हमें हर्षकालीन इतिहास के बारे में बांसखेड़ा का अभिलेख हमें देता है। उसके बाद एक और अभिलेख है जो मधुबन अभिलेख कहलाता है। कौन सा? मधुबन अभिलेख। ये हमें मऊ जिले के जो घोसी एक स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है। मऊ जिला है, उसमें घोसी एक स्थान है, वहाँ से हमें ये मधुबन अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अंदर हमें हर्ष ने जो गांव दान किए हैं उनका विवरण इसके अंदर मिलता है।
समझ में आया ना? किसी हर्षवर्धन ने जो गांव दान किए उनका विवरण हमें इससे मिलता है। ये हर्षवर्धन के काल के ऐतिहासिक स्रोत हैं जो किसी न किसी रूप में हमें इतिहास की, हर्षकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। एक अभिलेख और लिखिए इसमें आप, ए होल, ए आ ओ की मात्रा ला, ए होल। ये चालुक्य नरेश था, पुलकेशिन सेकंड, उसका है, लिख लीजिए। चालुक्य नरेश या चालुक्य सम्राट, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य राजा पुलके, हाँ, पुलकेशिन, पुलकेशिन, सिम, शिन, शिन, शाह छोटी ई की मात्रा ना, शिन, पुलकेशिन सेकंड, द्वितीय। इसमें पुलकेशिन, ये किसका है? ये उसका जो कवि था रवि कीर्ति, उसके द्वारा ये लिखा गया है। पुलकेशिन का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसके द्वारा लिखा गया है। और इसका जो पीरियड है लिखने का वो 633-34 ईस्वी है। 633-34 ईस्वी में ये लिखा गया है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एहोल अभिलेख की। देखिए 634 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में बहुत सी जानकारी उन मुद्राओं से प्राप्त हुई है जो हमें सोनीपत से प्राप्त हुई और नालंदा से। सोनीपत और नालंदा से हमें हर्ष काल की बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अच्छा, इसको मैंने अभी एहोल आपको लिखवाया ना, अभी इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिए, मुझे अभी याद आई। इसमें हर्षवर्धन की पुलकेशिन के हाथों जो पराजय हुई है उसका विवरण है इसमें। हर्षवर्धन ने विजय प्राप्त की, परंतु पुलकेशिन जो था उससे वो पराजित हुआ था। इस पराजय का और इस युद्ध का विवरण किसमें मिलता है हमें? ये एहोल अभिलेख था, यानी पुलकेशिन के द्वारा। पुलकेशिन, जी, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और युद्ध, उसका विवरण किसमें है? इस एहोल अभिलेख में है। थानेश्वर जो इस साम्राज्य था, जो इसकी कैपिटल थी, राजधानी, इसको संस्कृत में एक और नाम से भी पुकारते हैं, वो भी लिख लीजिए आप, स्थाणु वाश्वर, स्थाणु वाश्वर, स्थाणु वाश्वर, ये थानेश्वर को ही कहते हैं। इस थानेश्वर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा विवाद है। जैसे बाणभट्ट जो है वो कहता है कि इसका संस्थापक था पुष्यभूति, नाम लिख लीजिए। यानी हर्षवर्धन जिस साम्राज्य का था, इस साम्राज्य का संस्थापक बाणभट्ट के अनुसार कौन था? पुष्यभूति, पुष्यभूति। परंतु खुद हर्ष के जो लेख हैं उसके अनुसार इनका जो पहला शासक था उसका नाम था नरवर्धन। देखिए ये दो राय आ गई, दो ओपिनियन हैं। हर्ष के अनुसार से, हर्ष के लेखों के अनुसार जी, लेखों के उस इसका संस्थापक या पहला शासक कौन था? नरवर्धन, नरवर्धन। पुष्यभूति किसके अनुसार है वो? पुष्यभूति बाणभट्ट के अनुसार। उसने हर्षचरित में पुष्यभूति को लिखा है, परंतु खुद हर्ष की जो लेख हैं उनके अनुसार नरवर्धन था। ये नरवर्धन के बाद इसकी आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी लिख लीजिए। नरवर्धन, इसके बाद बड़ा राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम के बाद आदित्यवर्धन, राजवर्धन के बाद आदित्य वर्धन, इसके बाद प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, इसके बाद कौन? प्रभाकर वर्धन। ये क्रोनोलॉजी है इस वंश की।
किस वंश की? नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन प्रथम, फिर आदित्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन जो था ये पिता था हर्षवर्धन का। इसकी संतान 3 थी। बड़ा भाई था इसका, ये प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था, नाम लिखिए उसका राज्यवर्धन सेकंड। राज्यवर्धन द्वितीय, राज्यवर्धन सेकंड। इसी का छोटा भाई था हर्षवर्धन और इनकी बहन थी राजश्री। राजश्री इसकी बहन है। ये इन तीनों का पिता कौन था? प्रभाकर वर्धन। राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। हाँ, हर्षवर्धन की बहन थी। हर्षवर्धन राज्यवर्धन दोनों भाई थे। इनका पिता प्रभाकर वर्धन था। इसमें राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन था और राजश्री, असल में राजश्री, हर्षवर्धन और राजवर्धन, इन तीनों का इस काल की राजनीतिक गतिविधियों में बड़ा योगदान और बड़ी भूमिका है। क्वेश्चन पूछ रहे थे वो समाज का। हाँ। पूछ रहे थे समाज कल्याण सर, तो राजेश जी अच्छा। कह रहे थे हर्षवर्धन राजश्री की क्या संबंध है? एक्चुअली क्या होता कि राजश्री के पति को मार दिया गया था, मैं उनके बारे में भी करूँगा, और राजश्री को बंदी बना दिया था। राज्यवर्धन ने अपने भाई भांडी को भेजा था, मामेरा भाई था उसका, उसने उसे एक करा लिया, परंतु वहाँ शशांक जो दोस्त था उसने राज्यवर्धन को मार दिया धोखे से। फिर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 16 वर्ष पहले। ये इसके पर इसमें भी लिख लीजिए भैया, फिर बोलते पाऊँ। हुएनसांग के अनुसार ये वंश वैश्य था। किसके अनुसार? हुएनसांग के अनुसार। और इसमें वो जो मैंने अभी आपको नाम लिखाया था, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये वंश वैश्य। कौन सा वंश? हर्षवर्धन का वंश होता है, ये वैश्य है। इसमें प्रभाकर वर्धन जो था, इसने सबसे पहले उपाधियां ग्रहण करनी शुरू की थी। यानी इनका जो पिता था प्रभाकर वर्धन, उसने अपने आप को परम भट्टारक और महाराज अधिराज कहलवाना आरंभ किया। परम भट्टारक और महाराज अधिराज। परम भट्टारक और महाराज अधिराज, ये उपाधियां उसने ग्रहण की थी। देखिए एक चीज ये जहन में हमेशा रखिएगा, ये जो उपाधियां ग्रहण करते थे ये उनकी स्टेटस को शो करता था। जो छोटा मोटा राजा है वो महाराज अधिराज की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता था। उससे उसकी पावर होती थी। महाराज अधिराज अगर मैंने उपाधि ग्रहण की है तो इसका अर्थ है कि बहुत से दूसरे छोटे मोटे जितने राजा हैं उन्होंने मेरी सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए मैं अपने आप को प्रभाकर वर्धन से पहले किसी ने महाराज अधिराज इनके वंश में नहीं उपाधि ग्रहण की। जैसे कि सम्राट होते राजाओं के बाद शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, तो महाराज और अधिराज परम भट्टारक, ये उपाधियां सबसे पहले किसने ग्रहण की? प्रभाकर वर्धन ने। इसी ने प्रभाकर वर्धन ने 604 में मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि हुनों ने बहुत सारे आक्रमण किए थे और हुनों के आक्रमण से भारत की रक्षा जो है वो की जाती रही। तो हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने अपने दोनों बेटों हर्षवर्धन और राज्यवर्धन को भेजा था 604 में, जिन्होंने इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? हुनों को पराजित किया था। ये एक बड़ी निर्णायक विजय थी, जिसके बाद बहुत लंबे समय तक हुन जो है वो आक्रमण नहीं कर सके। ये हुन जो थे, मैंने बताया था कि ये नॉर्थ वेस्ट जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ से आक्रमण करते रहते थे, जिस प्रकार से मंगोलों ने मध्य काल में आक्रमण किए। तो राज्यवर्धन ने और हर्षवर्धन ने, इन दोनों ने मिलकर हुनों को बड़ी ज़बरदस्त पराजय दी थी कि जिसके बाद बहुत लंबे पीरियड तक हुन आक्रमण करने के योग्य नहीं बचे थे। इनकी माता का नाम भी लिख लीजिए, कभी कभी पूछते हैं। इसकी प्रभाकर वर्धन की पत्नी, उसका नाम है यशोमती। ये हर्षवर्धन की और राजश्री की और राज्यवर्धन की माता यशोमती। ये हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की माता थी यशोमती। ये जो राजश्री थी इसका विवाह हुआ था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से, राजा ग्रहवर्मा से।
कन्नौज के राजा गृहवर्मा से राजश्री का विवाह हुआ था। परंतु जो मैंने बताया था ना, मालवा के राजा देववर्मा ने, देवगुप्त ने, नॉट वर्मा, सर गृहवर्मा गृहवर्मा ये हद से हुआ था, कन्नौज का शासक था, उससे राज्य जाहिर है। इससे क्या हुआ था, ये पॉलिटिकल मैरिज थी। इससे दो बड़े शक्तिशाली साम्राज्य एक दूसरे के मित्र बन गए थे और हर्षवर्धन के परिवार को राज्यश्री के कारण क्या हुआ था, दोनों परिवार करीब आके एक मजबूत शक्ति बन गए थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो गृहवर्धन था, गृहवर्मा था, इसको किसने मार दिया? गुप्त देव ने, जो मालवा का शासक था, उसने इसकी हत्या कर दी। ये लिख लिया, गुप्त देव। हाँ, गुप्त देव और देवगुप्त दोनों नाम इसका मिलता है। देवगुप्त भी लिखे आप, देवगुप्त, ये मालवा का शासक था देवगुप्त, इसने गृहवर्मा की हत्या कर दी। कब सब कर दी? और राज्यश्री को जो है इसने त्याग कर दिया। ये 606-607 की पीरियड की बात है। इसकी तिथि बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन 606-607 क्योंकि 606 भाई, क्योंकि हर्षवर्धन 16 साल की आयु में बैठा था गद्दी पर। 590 में जो इसकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है हर्षवर्धन की 590 है, तो इस हिसाब से 606 में बैठा था। और उसी पीरियड की बात है, एक साल पहले की बल्कि मानी जब ये राज्यश्री का ऐसा हुआ। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने अपने जो ममेरा भाई था उसका नाम लिख दिया, भांडी। उसकी सहायता से उसने देवगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें लेने के लिए मालवा का शासक था देवगुप्त, जी जिसने राज्यश्री के पति को मारा था, जी राज्यश्री को कैद कर दिया था। राज्यवर्धन ने अपने जीजा के बदला लेने के लिए अपने मामा के बेटे भांडी को, उसकी सहायता से उसने उस पर आक्रमण किया देवगुप्त पे, और युद्ध में उसने देवगुप्त को क्या किया, पराजित किया और देवगुप्त मारा गया। देवगुप्त मारा गया। परंतु यही जो मैं भी बता रहा था आपको कि जो गौड़ का शासक था शशांक, वो इस देवगुप्त का मित्र था, और देवगुप्त के मित्र देवगुप्त का वो मित्र था, उसने धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन को किसने मारा? असल में ये क्रोनोलॉजी इसलिए जरूरी है कि इसके बाद ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने योग्य हुआ। राज्यवर्धन किसने मारा था? इसने शशांक ने, किसने? शशांक, देवगुप्त का। ये शशांक देवगुप्त का मित्र था। जब देवगुप्त राज्यवर्धन द्वारा मारा गया, समझ में ही नहीं है, जी राज्यवर्धन को कुछ शशांक ने, शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। शशांक, ये आपके असल में नाम ये पूछते हैं कभी कभी, इसलिए नाम जरूरी हो जाता है। हर्ष ने, अब जाहिर राज्यवर्धन के बाद हर्ष ही बचा पाया। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को खोजा, उसमें एक भिक्षु का नाम आता है जिसने इसकी सहायता की थी। दो भिक्षु, भिक्षु समझते हैं, बोला दिवाकर उसका नाम मिलता है इतिहास में, दिवाकर, दिवाकर, दिवाकर। बौद्ध भिक्षु ने इस दिवाकर की सहायता से, हर्षवर्धन ने इस दिवाकर की सहायता से राज्यश्री को ढूंढा था। अब हर्षवर्धन स्वयं गद्दी पर बैठा, उसने अपने को राजपुत्र कहा, लिख लीजिए भी, हर्षवर्धन ने स्वयं को राजपुत्र कहा, और शीलादित्य का उपनाम उसने ग्रहण किया। अपने को उसने राजपुत्र कहा और शीलादित्य, शीला दीक्षित नहीं, शीलादित्य, ये इसका उपनाम है। किसका उपनाम है? हर्षवर्धन का। शीलादित्य, शाह बड़ी की मात्रा, ला शीला, और दित्य विद्या में छोटी की मात्रा, आधारता या शीलादित्य, ये उसने अपना उपनाम किसने रखा? हर्षवर्धन ने रखा था। एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख लीजिए,
कि वो जो है अपना जो चीनी स्रोत है हमारे चाइनीज सोर्सेज, वो कहती हैं कि हर्षवर्धन और राजश्री दोनों तख्त पर बैठते थे साथ साथ, दोनों तख्त पर साथ साथ बैठते थे। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज क्या है? उसके पति उस राजश्री का भी। अब राजश्री के पति तो मारा गया, अब उस राजश्री है, तो राजश्री और ये दोनों जो है साथ साथ तख्त पर बैठते थे और ये दोनों जो राज्य थे वो मिल गए। इससे क्या हुआ कि हर्षवर्धन की शक्ति बढ़ गई। हर्षवर्धन ने जो कुछ विजय प्राप्त की जिन महत्वपूर्ण शासकों को, उसमें एक दो नाम है वो आप लोग लिखिएगा। जैसे जो वल्लभी का जो शासक था, वल्लभी गुजरात में, ब्रैकेट में चाहे गुजरात लिख लीजिएगा, वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन। इसको ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, अथवा इसका नाम ध्रुव भट्ट भी मिलता है, ध्रुव भट्ट सेकंड, ध्रुव भट्ट सेकंड। ये वल्लभी का शासक था, ध्रुवसेन या ध्रुव भट्ट सेकंड, ये इसका नाम मिलता है। इसको पराजित किया था हर्षवर्धन ने। परंतु पराजय के बाद, उसको पराजित करने के पश्चात इसने उससे संधि कर ली और मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह इसने उसके साथ कर दिया था। ये दोनों फिर मित्र बन गए। इससे भी शक्ति प्रदान हुई थी, किसको मिली थी? हर्षवर्धन को। सर संधि कर ली, फिर वल्लभी का शासक था ये, इसको हर्षवर्धन ने पराजित किया था। पराजित करने के बाद उसने उसके राज्य पर अधिकार नहीं किया, बल्कि उससे मित्रता कर ली और अपनी पुत्री की शादी और विवाह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार से ये दोनों परिवार भी करीब आ गए। अभी मैंने आपको बताया था कि पुलकेशिन जो था सेकंड चालुक्य शासक, उसने पराजित किया था। ये लिख लीजिए आप 633/34 में, बल्कि ये युद्ध चले थे 630 से 634 के बीच में। ये पीरियड कौन सा है? 630 से 634 के बीच में पुलकेशिन सेकंड को नहीं, पुलकेशिन सेकंड से ये पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ था? हर्षवर्धन। ये युद्ध हुआ था नर्मदा के तट पर। ये युद्ध हुआ था कहाँ? नर्मदा के तट पर। इसको भी आप लिख लीजिए, नर्मदा के तट पर, क्योंकि क्वेश्चन में देखा था कि उसे पूरी डिटेल उसने पूछी थी। एक दो संबंधित जानकारी आप उसके बारे में देखिए, शशांक के बारे में। अभी शशांक बताया था ना, उन्हें गौड़ का राजा था, राज्य किया था। ये जो शशांक था, ये शिव मत का मानने वाला था। किसका? शिव मत का। और इसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती हैं। शशांक शिव मत का अनुयायी था। इसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती हैं। देखिए, ये एक बार पहले भी शायद डिस्कस हुआ होगा कि जो मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। वो इसी प्रकार से मिलती है कि उनके ऊपर जो सन अंकित होता है, उससे डेट का पता चलता है। उनके ऊपर जो चित्र अंकित होता है, उससे उसकी बहुत सारी जानकारी मिलती है। जिसे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊँ, अभी हम पढ़ेंगे बाद में, शहाबुद्दीन गौरी, जिसने आक्रमण किया था गौरी पर, उसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी भी, एक साइड लक्ष्मी देवी है और एक तरफ वो लाल ऐसे सिक्के भी। इसका अर्थ यह है कि उसने ये सिक्के ऐसी जगह चलाए थे जहाँ हिंदू लोग थे, और यहाँ उसके अंदर एक और सिक्के पर क्या था? लक्ष्मी देवी थी, और दूसरी ओर मुसलमानों का जो कलमा है राय वो बोलती है। इस सिक्के पर इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो शशांक के सिक्कों पर क्या है? शशांक के सिक्कों पर शिव और आनंदी, इनकी आकृतियाँ हमें मिलती है। शशांक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों लिखा है? ये बौद्ध मत का बड़ा द्रोही था, बौद्ध द्रोही माना जाता है, और इसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था इसने। सर, ये सिक्के किसके बने थे? चांदी स्वर्ण काय के सिक्के थे। शशांक की मुद्राएं, ज़्यादातर मुद्राएं तो ये सिल्वर थी, लेकिन सोने की भी मिलती है, लेकिन अधिकतर मुद्राएं जो थी वो सिल्वर की थी। इनके ऊपर ये आकृतियाँ मिलती हैं। शशांक
बौद्ध द्रोही से प्रसिद्ध है और इसने बौद्ध वृक्ष को इसने कटवाया था। बौद्ध मतलब सर बौद्ध द्रोही क्या होगा? बौद्ध द्रोही का मतलब हुआ कि बौद्ध मत के मानने वालों का अगेंस्ट था, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का ये शिव मत का मानने वाला था अनुयायी का, और बौद्ध धर्म वालों का ये अगेंस्ट था। इसने बौद्ध वृक्ष भी कटवा दिया था इसे, इसलिए शशांक जो है उसका नाम बौद्ध वृक्ष लिखा जाता है। इसी काल के हर्षवर्धन के समकालीन 2 राजाओं के नाम आप और लिखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक कामरूप का था, भास्कर वर्ग, हाँ कामरूप भास्कर वर्मा या भास्कर वर्ग। किसके सर समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन। हम हर्ष पढ़ रहे हैं ना, हर्षवर्धन, हम उसी से संबंधित सारी जानकारियां हर्षवर्धन से संबंधित हैं। ये कामरूप का राजा था, वर्मन वंश का था। किस वंश का? वर्मन वंश का था। इसका नाम था भास्कर वर्ग। ऐसे ही एक और है जो भड़ौच का गुर्जर वंश का राजा था, शासक था, दत्तू सेकंड। ये एक महत्वपूर्ण, ये उस समय के दूसरे शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक थे, हर्षवर्धन के समकालीन। सर गुर्जर वंश का शासक कौन था? दत्तू किसका? इसका नाम क्या था सर? नहीं, मैंने जो पहले लिखवाया आपको वो भास्कर वर्म लिखवाया जो वर्मन वंश का था, ठीक है, कामरूप का था। दूसरा जो मैंने आपको लिखवाया वो भड़ौच का कई बार ये नाम आया है गुजरात में। ये जो बंदरगाह थी, और मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि गुप्त पीरियड में ये क्या थी, ये व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर थी, ठीक है। इसमें गुर्जर वंश का शासक था, दत्तू सेकंड। एक चीज और इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिए कि हर्ष ने, इसका समकालीन चीन का शासक था ताइशुंग। उसके दरबार में इसने अपना एक ब्राह्मण दूत भेजा था। उसका नाम तो एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो ब्राह्मण था। ताइशुंग कौन था? अरे नहीं, इसके दरबार में भेजा था। हाँ, ताइशुंग तो राजा था चीन का। ये इसका समकालीन था, किसका? हर्षवर्धन का समकालीन था। इसके दरबार में हर्षवर्धन ने अपना दूत भेजा था, ब्राह्मण दूत अपना भेजा था। किसके लिए? ताइशुंग के दरबार में। सर काय के लिए भेजा? कुछ बेहतरीन अपना मैसेंजर भेजा था, उसने दूध भेजा था। उसके जवाब, अच्छा एक बात और याद रखिए, दूध जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, तोहफे बहुत सारी चीज़ें होती, वो लेकर जाता है। उसके जवाब में उसने भी अपना दूध भेजा था, उसका नाम हमें मिलता है इतिहास में, वो नाम आप लिख लीजिए, हाई किंग, बल्कि होई किंग लिखिए, वो ऐसे HU लिखा हो जाएगा, होई किंग, हिंदी में उसे लिखिए होई किंग। ये दूध किसने भेजा था? चीन के ताइशुंग ने हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। फिर हमें कुछ वर्षों के बाद फिर देखते हैं कि उसने ताइशुंग ने एक पूरा दूत मंडल भेजा, एक पूरा वफ्द आया। उसमें उसका जो लीडर था उसका नाम मिलता है, वो नाम आप लिख सकते हैं, वो नाम ली, ला छोटी की मात्रा, या छोटी की मात्रा ली, और पी पा पे छोटी की मात्रा, या पे बड़ी की मात्रा, ली नाम लिखिए, ली, ला पे छोटी की मात्रा, या पे छोटी की मात्रा, ली। ये एक शब्द हो गया, ली, मंसूब। अब उसके बाद आगे हमें पा पे छोटी की मात्रा, या, और या पे बड़ी की मात्रा, ली, पी। ये उस दूत मंडल का लीडर था जो किसने? ताइशुंग ने हर्षवर्धन के दरबार में दोबारा भेजा। ये शो करता है कि हर्षवर्धन के उस समय के जो दूसरी बड़ी शक्तिशाली राज्य थे ऋषि, उनके साथ उसके कैसे संबंध थे। ये सर
ताइशुन के दरबार में हर्षवर्धन ने भेजा था। नहीं नहीं नहीं, ये ताई शुद्ध के, ये ताई शुद्ध के बड़े क्लियर करेंगे। ताई शुद्ध के दरबार में केवल एक दूत भेजा था पहले, ब्राह्मण दूत भेजा था। उसके जवाब में उसने वो भेज दिया था, वही किंग जो बताया आपको। उसके कुछ वर्ष के बाद फिर उसने बहुत से तोहफे और बहुत सारी चीज़ें लेके एक पूरा मंडल भेजा था, ग्रुप। उस ग्रुप का जो लीडर था वो नाम ये था ली जीपिएंग। ये किसने भेजा था? ताइशुंग ने हर्षवर्धन के दरबार में अपना, क्योंकि ये कई बार क्या होता है मैच करने को देते हैं हम लोग, किसके दरबार में कौन कौन गुरु होता है। इसलिए ये दोनों तीनों आपको मैंने बताया कि याद रहने चाहिए। ये तो इसकी एक राजनीतिक थोड़ी, अब थोड़ी सी शासन व्यवस्था और अन्य चीज़ें भी इसकी इम्पोर्टेंट है। जैसे शासन व्यवस्था में जो इसका जो विदेश सचिव था वो था अवंती। अवंती और आगे एरो बना के लिख लीजिए विदेश सचिव अवंती। हाँ, अवंती विदेश सचिव। दूसरा आप लिखिए सिंहनाद ना आकर डंडा था, सिंहनाद ये प्रधान सेनापति था। सिंहनाद ये प्रधान सेनापति था। तीसरा लिखिए इसमें कुंतल का छोटी की मात्रा आधा ना ताला, कुंतल ये अश्वरोही सेना का अधिकारी था। कैवेलरी जिसे बोलते हैं बेसिकली, घुड़सवार सेना का, अश्वरोही सेना का था। ऐसी एक और देखिए मैं स्कंदगुप्त ये गज सेना का अधिकारी है। गज सेना गज ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो प्रांत होते जो भुक्ति कहलाते थे, याद है ना ये बात, ये मैंने लिखाया भी इससे पहले। ये राज्य प्रांतों बढ़ाकर प्रांत भुक्ति कहलाते थे। इस भुक्त का जो अधिकारी था जिसको आज हम गवर्नर करेंगे, उसके लिए दो शब्द यूज किए जाते थे। दोनों शब्द आप लिख लीजिए, एक था राजस्थानीय, ये आसानी से याद रहेगा, राजस्थान के राजस्थानीय, और दूसरा कहते थे उपरी छोटा वो पा राधे छोटी की आत्मा का का उपरिक। भुक्ति का जो अधिकारी गवर्नर, प्रांतों का जो प्रांत का गवर्नर जो था भुक्ति का। देखिए क्या था, आप यहाँ मैं अलग से भी आपको बता दूँ। सबसे पहले साम्राज्य प्रांतों में बड़ा होता है, भुक्ति कहलाते थे। फिर ये भुक्ति बड़े होते थे विषय में, वो भी लिख लीजिए आप। ये भुक्ति से छोटी यूनिट क्या होता था? विषय। वा छोटी की मात्रा, शा पेटरा व शा और या विषय, यानी ये जिला समझ लीजिए आप, विषय। इसका जो होता था अधिकारी वो विषयपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषयपति। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये जनरली याद रखिएगा, प्रांत भुक्ति होते थे, साम्राज्य भुक्ति नीचे विषय, और ये क्या कह रहा था? तो विषयपति का। इस विषयपति के साथ कुछ और इसके अंडर में लोग काम करते थे, उनके वो भी लिख लीजिए आप। वो क्या कहलाते थे? पाठक कहलाते थे। कैसा? पा आ का डंडा, ठा का, फाटक नहीं, पाठक। पाठक तो ये यूज होता है सरनेम, कास्ट है, पाठक। ये देखिए बहुत सारी कास्ट है ना, ये भाई ये नायक मुस्लिम में मिलते हैं, नायक हिंदुओं में नायक मिलते हैं। पाठक किसको कहते थे? ये विषयपति जो था, इसके अंदर में जो अधिकारी काम करते थे दूसरे, यानी विषय क्या था? जिला था। उस जिले का जो डीएम था ये वो कौन था? विषयपति था। उस विषयपति के साथ जो दूसरे काम करते थे वो पाठक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाठक कहलाते थे। बल्कि पाठक यूज बड़ी जिले के अंदर में क्या है, आजकल तहसील होती है ना, तो तहसील के इंचार्ज पाठक हो गए। उसके ऊपर विषयपति हो गया, उसके ऊपर भुक्ति का हो गया, राजस्थानी है, या बल्कि उपाधि को
गुप्ता पीरियड में उसके बाद एक शब्द और वो भी राष्ट्रीय कहते थे, कहीं कहीं क्या लिखा है राष्ट्रीय। ये कौन होता था? वही भुक्ति का अधिकारी, गवर्नर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शब्द यूज होता है वो ऊपरी के उपाधि याद रखना, प्रांत के गवर्नर के लिए। विषयपति, विषयपति के अंदर पाठक हो गया आपका। सबसे छोटा यूनिट क्या होता था? गाँव, ग्राम, हमेशा से ग्राम ही रहा है। इसका अधिकारी भी जो होता था वो ग्रामक्ष पटलिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामक्ष, ग्रामक्ष पटलिक, ग्रामक्ष पटलिक कहलाता था। इसकी सहायता के लिए भी कुछ दूसरे अधिकारी होते थे, वो कहलाते थे कर्णिक, कर्णिक, कारा और ना या रा लिख के छोटी की मात्रा के साथ का, कर्णिक। ये ग्राम के अंदर, गांव के अंदर जो गांव का अधिकारी था जिसका नाम मैंने आपको ग्रामक्ष पटलिक, उसके अंडर में काम करने वाले थे। यानी ये भी उसके सहयोगी थे। गांव की शासन व्यवस्था में इनकी भूमिका होती थी। दो तीन चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट इसके साथ और हैं, जैसे इसमें ये कि जो दंड विधान था वो गुप्त काल की तुलना में हल्का। या आपको इसमें देखिए क्वेश्चन हमें देखा था कि जो दंड विधान था वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा हल्का हो गया। लेकिन हल्का का मतलब ये नहीं है, अभी भी बहुत सारे हल्का किससे सर? गुप्त काल से किससे? गुप्त साम्राज्य की तुलना में अभी भी। लेकिन आप इसको लिखने तैयार करें कि जो नैतिक और सदाचार वाले बहुत से जो अपराध होते हैं उनके लिए नाक काटना, कान काटना, हाथ पैर काटना, ये सारे चोरी, रेप, इस तरह की उसके लिए इस तरह की चीज़ें दंड दिए जाते हैं। पुलिस अधिकारी उसको भी लिख दिया, उसको कहते थे दंड उपाशिक। दंड उपाशिक और ऑब्लिक करके लिखिएगा दंडिक। हाँ, दंड उपाशिक। और दूसरा शब्द है दा आगा डंडा और वहाँ पे छोटी की मात्रा और का डा होगा दांडिक, दा आगा डंडा और वहाँ पे छोटी की मात्रा और डा होगा। ये पुलिस अधिकारी को एसपी, एसएसपी वर्ग के लिए एक शब्द और नहीं है, पुलिस कर्मचारियों के लिए यूज होता था। अपर पुलिस अधिकारी कहते थे। हाँ, नहीं, ये तो आप एसपी समझिए कम से कम, बोले ये एसपी। इसकी जो पुलिस वाले थे वो कहलाते थे चाट। वो भी देखिए मुझे अभी याद है, चाट और अभी करके भाट लिखिए। हाँ, चाट, जो चाट खाते हो वो नहीं, आपने और भाट, भाट, भाट। ये कौन थे? ये आम पुलिस वाले, मतलब सिपाही कह लीजिए। जो दंड उपाशिक कौन था? वो तो अधिकारी थे पुलिस वालों का सबका। ये चाट कहलाते हैं। ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट पता थी कि युद्ध उस जमाने में मैंने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिसकी सेना शक्तिशाली है वही राजा है। तो युद्ध के लिए बड़ी व्यवस्था की जाती थी। युद्ध की सामग्री, युद्ध के अलावा भी और सैनिक सामग्री, इसके लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था। और इसका जो अधिकारी था, बल्कि इस डिपार्टमेंट का चाहे नाम लिख लीजिए, रक्षा भंडार, देखिए लंबा शब्द है, रक्षा भंडागारा, रक्षा भंडागारा, वो भंड से उसी बना है, भंडागारा अधिकरण, भंडागारा अधिकरण, रक्षा भंडागारा अधिकरण। ये वो डिपार्टमेंट था जो सेना की से संबंधित सामग्री की व्यवस्था करता था। और इसका अधिकारी जो कहलाता था वो कहलाता था रण या नगरी। रण, रण, ऑब्लिक करके नगरी। ये कौन था? ये अधिकारी था इसका। अच्छा, ये मैंने शुरू में शायद बताया था कि हर्ष जो है वो खुद जो था वो शिव मत का अनुयायी था, शिव मत मानने वाला था। परंतु बाद में ये चीनी यात्रियों के संबंध में आने के बाद इसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। और बौद्ध धर्म की महायाना शाखा, इसका महायाना शाखा का उसने एक्सेप्ट किया था। वरना इसके पूर्वज कौन थे? इसके पूर्वज शिव के मानने वाले थे
और सूर्य के उपासक थे। हर्षवर्धन के पूर्वज शिव के मानने वाले और सूर्य के उपासक थे। परंतु इसमें बौद्ध धर्म के महायाना महायाना शाखा है ना, हिनायाना, महायाना, वज्रयाना, 3 शाखाएं ना बताइए। उसमें महायाना शाखा जो थी वो इसने एक्सेप्ट की थी और उसी को प्रमोट किया इसने, उसको राज्य संरक्षण प्रदान किया। अच्छा, ये वो धर्म हुआ था किसके प्रभावित होकर? ह्वेनसांग के। ये भी लिख लिया, ह्वेनसांग ने इसको महायाना बुद्धिज्म स्वीकार करने के लिए मोटिवेट किया था। ह्वेनसांग ने महायाना बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए हर्षवर्धन को मोटिवेट किया, या उससे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म की महायाना शाखा। फिर इसने मालूम है, इसने बौद्ध धर्म को, महायाना शाखा को बहुत विशेष पैट्रोनेज दी, संरक्षण दिया। इस काल में बहुत सारे बुद्ध विहार, बहुत सारे स्तूपा, ये हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसके काल में हमें मिलते हैं। एक 2-3 चीज़ें से बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू की थी, वो आप जैसे कि वो क्वेश्चन हमेशा आते थे। जैसे प्रयाग के संगम क्षेत्र में, प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित करना आरंभ किया गया था। एक बड़ा, जैसे आजकल मेले लगते हैं ना, कुंभ के मेले, इसके मेले, तो ये बौद्ध धर्म का प्रति 5 वर्ष प्रयाग के अंदर, इस मेले का नाम था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद। ये क्या था? प्रयाग के अंदर प्रति 5 वर्ष, बहुत बड़े, बहुत भव्य, बहुत ही बड़ा। भारत को ब्राह्मणों का देश कहा गया है। ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन अभी पिछले साल किसी कमीशन में आया था। भारत को ब्राह्मणों का देश कहा है, किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा। ह्वेनसांग ने, कोई चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के काल में आया। एक्चुअली ये क्यों कहा उसने? हर्षवर्धन का काल देखिए किसका काल है? ये बौद्ध धर्म के संरक्षण काल है। लेकिन फिर भी क्या कहता है वो खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी है, लेकिन वो कहता है कि ये ब्राह्मण होता है ना, दूसरे की चीज़ ज़्यादा नजर आती है, समझ में आती है। तो जो ब्राह्मण थे उसे लगता था कि हर तरफ ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा कि ब्राह्मणों का देश है। ये हमारे सामने कहा था, ब्राह्मणों का देश कहा था उसने। इस काल में कुछ चीज़ें थी, जैसे बाल विवाह था, सती प्रथा भी थी, लेकिन पुनर्विवाह नहीं था। पुनर्विवाह नहीं था। कहीं कहीं बड़ी रेयर पर्दा प्रथा भी दिखाई देती है, लेकिन बहुत ही रेयर, न होने के बराबर। यानी पर्दा प्रथा जो थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। खाने में चावल और गेहूं का अधिक प्रयोग होता। वेज जनर था, लेकिन हमें नॉन वेज के उदाहरण भी खूब मिलते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में एक शब्द दिया है जो हमें मिलता है, वो है, वो सिंचाई का साधन है, तुला यंत्र। क्या है? तुला यंत्र। तुला यंत्र सिंचाई का साधन। ये सिंचाई का साधन है, जल पंप समझिए एक तरह से। इसका उल्लेख बाणभट्ट में है। एक कवि के नाम और लिखिए यहाँ पे आप, 11वीं सेंचुरी का है वो, 11वीं सेंचुरी का है वो, सोरठल। सा पे ओ की मात्रा, ढा ला, सोरठल। एक कवि है, इसकी रचना का नाम है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा, आधा ना छोटी की मात्रा, अवंती सुंदरी कथा। इसमें हर्ष के लिए इसमें
टर्म यूज़ की है जो कंपटीशन में एक बार हमने देखा था, क्वेश्चन हुआ है। इसने हर्ष को लिखा है गिर हर्ष मेष, गा पे छोटी की मात्रा, रा, हा शा, रा ऊपर हर्ष, गिर हर्ष मेष, माँ पे एक ही मात्रा और शा, गिर हर मेष। ये किसके लिए? हर्षवर्धन के लिए। इसका अर्थ लिख लो ब्रैकेट में, काव्य का अर्थ हर्ष, इसका अर्थ है यानी फिर हर्षमेश का अर्थ क्या हुआ? काव्य का हर्ष, वाणी का हर्ष, काव्य का हर्ष। यानी ये हर्षवर्धन की साहित्यिक उसकी एबिलिटी शो करता है कि 11वीं सेंचुरी के कवि ने उसके लिए ये शब्द यूज किया है। इसी प्रकार से इसी काल के दो और वो हैं जयदेव, इसने प्रसन्न राघव लिखी। क्या लिखी है? प्रसन्न राघव, ये रचना है जयदेव की। कौन सी सर? प्रसन्न, जो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न राघव, प्रसन्न राघव। इसमें उसने क्यों इसकी बोले, इसमें उसने हर्ष कालिदास के बराबर कहा, यानी कालिदास की इक्वल उसी के स्टेटस का उसने उसे दर्जा दिया है। और कालिदास के बराबर स्थान दिया। समकालीन नहीं, आप जैसे मैं आपको, अरे भाई आप तो श्रुति शर्मा के बराबर हैं, आप तो आपकी इतनी तैयारी है। अरे अच्छा, वो गालिब तो कालिदास के बराबर है, कालिदास गालिब के बराबर है, यानी तुलना की है उसने दोनों की, दोनों का कंपेरिजन किया है। और उसमें कालिदास को बहुत बड़ा माना जाता है। इसने हर्ष को कालिदास के इक्वल रखा है। और उसने एक और इसे लिखा, वो भी लिख लीजिए जयदेव ने, इसने हर्ष को कहा है कि ये कविता कामनी का साक्षात हर्ष कहा है उसको। क्या कहा है? कविता कामनी का साक्षात हर्ष, कविता कामनी का साक्षात हर्ष कहा है। ये किसने कहा है? जयदेव ने। किस रचना में कहा है? अपनी प्रसन्न राघव में। समझिए नहीं समझिए? प्रसन्न राघव में एक तरफ तो उसने इसको इतना बड़ा स्थान दिया कि कहा कि कालिदास की तरह है, उसी के समान है। दूसरा उसने इसको क्या कहा कि कविता कामनी का साक्षात हर्ष कहा है इसको। ये किसकी? जयदेव की बात है। इसी काल का एक दूसरा रचनाकार है, उसका नाम है मयूर, वो भी लिखे, मयूर। इसका एक 100 श्लोकों का एक संग्रह है जिसका नाम है सूर्य शतक। सूर्य शतक, सूर्य शतक। ये सब हर्षवर्धन की सम्मान, उसकी प्रशंसा और उसके काल के विवरण के इस समय मिलता है। नालंदा आप जानते हैं, नालंदा का स्वभाव हर्ष के काल में इसका जो अधिकारी था, आजकल क्या कहते हैं, भाषांतर कहेंगे हमारी भाषा में, उसका नाम आप लिखिए, जो हर्षवर्धन के काल। क्योंकि देखिए हर्षवर्धन मैंने बताया था कि वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। नालंदा विहार को उसने बहुत सारे दान, बहुत उसने उसकी सहायता की। उसके काल में जो बीसी था उसका नाम लिख लिया शीभद्र। शी, शाह पे बड़ी की मात्रा और भद्र। ये नालंदा का सर्वोच्च आचार्य है। यानी वाइस चांसलर। और उस समय ये नालंदा, ये महायाना, ये भी याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन महायाना बौद्ध धर्म। ये असल में देखिए नालंदा, इधर देखिए नालंदा, तक्षशिला, ये सब जो थे, विक्रमशिला, ये बेसिकली ये बौद्ध धर्म के केंद्र थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। इसमें हिंदू धर्म के केंद्र नहीं थे बेसिकली ये बौद्ध धर्म के केंद्र। और हर्षवर्धन ने नालंदा को उसे बहुत सपोर्ट किया था उसमें। नालंदा तक्षशिला जो भी था, तक्षशिला देखिए तक्षशिला तो इधर था, कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में। जी। राजा। और नालंदा इधर था, उत्तरी भारत में। वो दोनों के स्थान अलग अलग हैं। ये महायाना, ये महायाना शिक्षा के केंद्र थे। और देखिए इसने हर्षवर्धन ने महायाना बौद्ध धर्म की सभाएं, बैठकें ऑर्गेनाइज की थी। तो कन्नौज के अंदर एक सभा हुई थी, धर्म सभा। उसमें उसने इसने
होएनसॉन्ग ने न केवल भाग लिया बल्कि इसका अध्यक्ष भी था वो। यानी इस कॉन्फ्रेंस का, इस सेमिनार का जो कन्नौज में हुआ हर्षवर्धन के काल में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? होएनसॉन्ग ने की। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था ना, महामोक्ष पीरियड क्या था वो, प्रयाग में हर 5 वर्ष में, तो ये छठा जो मेला था इसमें भी होएनसॉन्ग ने भाग लिया। छठे महामोक्ष परिषद में होएनसॉन्ग ने भाग लिया था। ये तो मैंने आपको बताया ना कि कन्नौज में उसने अध्यक्षता की थी। कन्नौज में जो धर्मसभा हुई थी, कॉन्फ्रेंस थी, उस छठा महामोक्ष इसमें पार्टिसिपेट छठे महामोक्ष। और इससे पहले मैंने क्या बताया था? कन्नौज की उस धर्मसभा में उसकी अध्यक्षता की थी। उसका उद्देश्य भी लिखी, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था महायाना धर्म का प्रसार और प्रचार कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर थी। एक चीज देखिए, ये समझ लीजिएगा कि जो चीनी यात्री यहाँ आए, इनका बेसिक उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा देना, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देना। इसलिए उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था और उसको राज्य संरक्षण, देखिए कहते ना कि जो रूलर्स का रिलीजन होता है वो पब्लिक का होता है। एक अरबी कहावत है कि अन्नासो अला दीन मुलूकिहिम, यानी पीपल फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर लॉर्ड्स। यानी होता है ना, बीजेपी के दौरान सब बीजेपी में शामिल होते चले जाते हैं, होते नहीं होते, जिसको देखो बीजेपी में जा रहा है। क्या होता है? पावर हो। तो जब राज्य संरक्षण मिलता है, तो राज्य संरक्षण में क्या होता है? लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। हर्षवर्धन ने जब राज्य संरक्षण किया तो क्या हुआ? महायाना बुद्धिज्म में लोग खींचे थे, दूर दूर से यात्री बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आने लगे, एक बड़ा केंद्र बन गया। 2-3 चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट और हैं इससे, जैसे वो आर्थिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। जैसे हर्षवर्धन जो है वो कहता था कि जो भी राज्य का खजाना है, कोष है, उसको 4 जगह खर्च होना चाहिए। इस बात कैसे नहीं, इस बात कीजिए कि हर्षवर्धन के अनुसार राज्य का धर्म चार जगह, यानी उसको 4 जगहों से बांटा था कि इन 4 उसको क्या कहेंगे, मदों में खर्च होना चाहिए। आज की भाषा में 4 मदों में से 4 सेक्शन से जहाँ खर्च होने चाहिए। वो क्या कहते हैं उसमें? जैसे सबसे पहले सरकारी व्यय, यानी राज्य के बहुत से जितने कार्य हैं उनके पर होना चाहिए एक भाग सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। दूसरा था ये जो सार्वजनिक सेवाएं देते हैं इनका वेतन में, डीएम, एसपी, पुलिस, ये सारी जो है, जो वो थे तहसीलदार, ग्रामीण, जैसा भी आपको बताइए, इनके वेतन में। और अब देखिए तीसरा कहता है कि वो बुद्धिजीवियों को पुरस्कार देने के लिए टैबलेट बांट दीजिए, स्मार्टफोन बांट दीजिए, लैपटॉप बांट दीजिए, ये बुद्धिजीवियों को पुरस्कार देने के लिए। और चौथा दान देना। हर्षवर्धन ने ये 4 क्लासिफिकेशन, 4 जगह उसने 4 मदें बताई उसने कि जिसमें ये खर्च होने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ थोड़ा सा हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, इससे पहले आप किसी भी बड़े शासक को पढ़ेंगे, स्पेशली वो शासक जो साहित्य से भी संबंधित होते थे, वो हमेशा साहित्य से वाले बुद्धिजीवियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते। और हम एंशिएंट काल से मिडीवल तक अगर हम देखते हैं कि हमेशा बुद्धिजीवियों के लिए, ताकि वो किसी को भी अपना काम कर सकें, उनको पेट के लिए नौकरी नहीं करनी पड़े, उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ये गुप्ता से लेकर और इधर मुगल्स तक आते आते सब देते हैं, बल्कि यहाँ पे उनको लैंड ग्रांट्स भी दी जाती थी, जैसे ब्राह्मणों को दी जाती थी ना, ऐसे ही बुद्धिजीवियों को दी जाती थी, ताकि वो क्या करें, अपनी साहित्य का काम, शिक्षा से रिलेटेड काम करते रहेंगे। नहीं आज के ज़माने में आप देखते हैं फेलोशिप मिलती रहे, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप इसमें तो किताब लिख रहे हैं, किताबें लिखते रहिए, आप
इस पर शोध कर रहे हैं, शोध करते रहिए आप उसमें। ये स्टूडेंट्स के लिए होती थी, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए नहीं, ये जो स्कॉलर्स होते थे उनके लिए भी रहती है। और इसमें हर्षवर्धन उन सम्राटों में से है जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया। हर्षवर्धन का ये विषय है कि उसने पूरी अपने राज्य की इनकम का एक भाग उसने केवल बुद्धिजीवियों के लिए रख दिया था, कि उनको तमाम पेट के संघर्ष हटाकर काम करने की योजना मिलनी चाहिए। बल्कि लिख लीजिए, उसका नाम मुझे नहीं मिला कहीं, मैंने देखना चाह रहा था। एक हिंदू यूरोपियन राइटर है, उसने हर्ष को हिंदू काल का अकबर कहा। वो इसका नाम नहीं मिला मुझे कहीं, हो सकता है गूगल पे कहीं मिल जाए, देखिएगा कि गूगल पे सर्च करें, बुक्स में नहीं था इसका नाम मुझे। हिंदू काल का हर्षवर्धन को कहा, हर्षवर्धन को हिंदू काल का अकबर कहा। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी अकबर की भांति इसने शासन व्यवस्था में, इसने साहित्य में, बहुत सारी चीजों में लिखा। और नहीं, इसकी एक वजह और भी है, बताओ। ये खुद कौन था? महायाना बुद्ध धर्म, परंतु इसने शिव मत के मानने वालों को उनको भी इसने बराबर की सुविधाएं दी। इसने अगर 1000 गाँव सपोज कीजिए कि महायाना बुद्ध धर्म के लिए हैं, तो इसने 100 गाँव में वो, ये मैंने उदाहरण के तौर पर संख्या चाहता तो धर्म को उसने धर्म के मानने, खुद एक धर्म का मानने वाला था, उसको उसने संरक्षण दिया, उसने रॉयल पेट्रोनेज दी उसको, परंतु उसने दूसरे धर्म के लिए उसको ब्रैक्रश करने के उसको क्या किया, उसके उत्थान के लिए किया। वो जो मैंने नाम बताया था आपको, शशांक, उसने बौद्ध धर्म के विरुद्ध उसका नाम आता है। एक इसमें और मुझे एक जगह पर चला, एक ईरान का शासक था, इसका समकालीन खुसरो शाह सेकंड, खुसरो शाह सेकंड, शासक कौन था? खुसरो शाह सेकंड द्वितीय, ये ईरान का शासक था, हर्षवर्धन का समकालीन। इसका नाम मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया था ना, किस चालुक्य शासक ने इसको पराजित किया था हर्षवर्धन को? पुलकेशिन ने ना। तो पुलकेशिन ने अपना दूत इसके दरबार में भेजा था, किसके? खुसरो शाह के दरबार में भेजा था। खुसरो शाह ने, उसका नाम देखने लगे क्या? यूरोपियन राइटर था, चलो बाद में देख लेंगे, मिल जाएगा मुझे बता गूगल। वो बुक में नहीं मिला इसका नाम, लेकिन ये है इसका नाम। मैंने जब पढ़ाता था तो मुझे इसका मुझे याद है कि बताया था कि उसने इसे अकबर, हिंदू काल का अकबर कहा है, लेकिन वो मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। इसी काल में एक टर्मिनोलॉजी 6th सेंचुरी से हुई, पंचदेवता। इसमें पंचदेवताओं में कौन कौन थे लिख लीजिएगा पहले। ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शिव और शक्ति। हो गए 5? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति और क्या होता है? गणपति। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में भूदान की प्रथा बहुत तेज हुई, इसीलिए इसको मिडिवल मध्यकाल में परिवर्तित किया था। और ये क्यों दी जाती थी? वेतन, लेकिन बजाय इसके कि वेतन दिया जाए, ये हम देखेंगे बाद में, इल्तुतमिश ने हफ्ता देना शुरू किया था, अकबर ने मनसबदारी प्रथा ये सब आरंभ हुई। ये क्या था कि राज्य के ऊपर से खर्चे का बोझ कम करे, ये ज़मीन लैंड ग्रांट कर दी, गाँव भूखंड दे दिए, इसी से आप अपनी इनकम लीजिए, इसी की व्यवस्था भी आप ही लीजिए। ब्राह्मणों को जो दान, अब इसमें आपने ये ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उस पर कोई टैक्स कर नहीं लिया जाता था, और उसकी शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व उन पर था। इवन के दंड देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुआ करती थी। एक मुझे इसमें बड़ा अच्छा शब्द मिला है जो हर्ष काल में सिंचाई के, उसमें मैंने बताया था ना, जल पंप लगाए थे उसके, इसी में जो रहट होता था, रहट टाइप एक चीज़ होती, रहट होता है ना जिससे गाँव में खेती की सिंचाई करते हैं, रहट
उसके लिए एक शब्द मिलेगा अर्घट, अर्घट, घा और टा डबल, अर्घट। और ये जो रहट से सींचता था उसको कहते थे अर्घट्टी नियम, अर्घट्टी नर, अर्घट्टी नियम, यानी अर्घट्टी बड़ी की मात्रा के बाद या और ना नर, अर्घट्टी नर। ये हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब आप चलते आ रहे थे पढ़ते हुए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक काल, फिर मौर्यंस, मौर्यंस के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद एक पीरियड है जिसपे जो गुप्ताओं ने जिस प्रकार से पूरा राजनीतिक भारत को मजबूती दी थी वो हम देखते हैं कि उसका पतन होता है। फिर हर्षवर्धन हमें एक नाम मिलता है कि जिसने उत्तरी भारत और वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट के एक बड़े भाग को उसने अपने कंट्रोल में किया था और उसने मजबूत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। हर्षवर्धन पे आपको हमेशा कंपटीशन में दो चार क्वेश्चन उससे रिलेटेड जरूर